हेलो स्टूडेंट। इन दिस लेक्चर में हम इंटरिम डिविडेंड इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा 10 नंबर का लेसन चालू है, तो उसमें का ये लास्ट हेडिंग है इंटरिम डिविडेंड। जो हमारा 10 नंबर का लेसन है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उसमें का लास्ट हेडिंग हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इंटरिम डिविडेंड मध्यावधि लाभांश उसको कहा जाता है। देखते हैं मीनिंग। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। तो इधर उन्होंने क्लियर दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको अधिकार है। तो उसको ही कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड, मध्यावधि लाभांश। जो दो एनुअल जनरल मीटिंग उसमें बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते, मतलब 6 महीने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको यह अधिकार है जब कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है फर्स्ट 6 मंथ में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते, उनको पे करते। इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के मिडल में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, पेड किया जाता है। देन बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर, मतलब जो फाइनल अकाउंट से जो फाइनलाइज अकाउंट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर में सब कंपनी के फाइनल जो अकाउंट्स है फाइनल किए जाते, तो उसके पहले कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते। ओपिनियन ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी इस तरह का इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के जो है कंपनी का उसमें उसके बीच में या मिडल में जब इस तरह का इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, तो उसके पहले जो कंपनी का ऑडिटर है, जो कंपनी का सीए है, उसका ओपिनियन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और उनका ओपिनियन कंपनी लेती है। जब इस तरह से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उसके पहले जो कंपनी का ऑडिटर है उसका ओपिनियन कंपनी लेती है क्या इस तरह का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का या नहीं, कंपनी की हालत कैसे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस तरह से है। तो ये सब विचार सोचने के बाद, इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद कंपनी या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरह से अपने शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अगला हेडिंग इधर दिया है, उसका सब हेडिंग है फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इसके कौन से फीचर्स है इंटरिम डिविडेंड के फीचर्स, इधर पहला दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। इधर उन्होंने पहला फीचर दिया है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के पूरी कंपनी मैनेज करते हैं, तो उनको अधिकार दिया है कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव रहते और उनको अधिकार दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या वो इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिक्लेयर कर सकते। सेकंड फीचर दिया है इधर interim dividend is only a payment on account of the whole dividend for the year। so इस तरह जो interim dividend डिक्लेयर किया जाता है, पे किया जाता है, वो साल में एक बार भी हो सकता है, क्योंकि interim dividend जो फाइनेंशियल ईयर कंपनी का क्लोज होने वाला है उसके पहले मिडल में, फाइनेंशियल ईयर के मिडल में इस तरह से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और उसके बाद में फाइनेंशियल जो ईयर है उसके मिडल में जब ये डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद में जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, इसलिए ये इंटरिम डिविडेंड साल में एक बार भी हो सकता है। थर्ड फीचर इधर दिया है कंपनी शुड प्रोवाइड डिप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। जब इस तरह से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती तो उसके पहले कंपनी अपना जो डिप्रिसिएशन है वो प्रोवाइड करती है पूरे साल के लिए। तो क्योंकि जो कंपनी में फिक्स एसेट है उसके ऊपर हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, हर साल उनका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है फिक्स एसेट का, इसलिए कंपनी हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिप्रिसिएशन का एक पार्ट साइड में रखा जाता है और बाद में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है।
देन नेक्स्ट है 4 नंबर, इंटरिम डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड खाली जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, कोई भी रिजर्व कंपनी इसके लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि रिजर्व है अलग रहता है, प्रॉफिट है अलग रहता है। प्रॉफिट का कुछ भाग कंपनी रिजर्व में क्रेडिट करती है, जमा करती है, लेकिन रिजर्व का यूज़ कंपनी अपने इंटरिम डिविडेंड पेड करने के लिए नहीं करती। तो एक फीचर से नेक्स्ट फीचर से 5 नंबर का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। जो कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, जो कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट से जिसमें सब इंटरनल रूल्स दिए जाते हैं, एक कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को अधिकार देता है, ऑथराइज देता है। ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथोराइज देता है कि आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। इस तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार देता है कि आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, एक फीचर से। 6 नंबर का फीचर इधर दिया है, द बोर्ड मीटिंग हैज़ टू पास अ रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का, और उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। तो एक फीचर से 7 नंबर दिया है, द अमाउंट टू बी गिवन as interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days of its declaration। जब इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए वो पूरे जो जितना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें क्रेडिट करना पड़ता है 5 दिन के अंदर। जिस तारीख को डिक्लेयर हुआ उस तारीख से लेकर 5 दिन के अंदर इस तरह के अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट में, जो शेड्यूल बैंक है कंपनी में, जो जिधर अकाउंट ओपन किया है उस अकाउंट में इस तरह का इंटरिम डिविडेंड का जो अमाउंट है वो क्रेडिट करना पड़ता है कंपनी को। देन 8 नंबर का फीचर से, इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जिस तारीख को कंपनी ने डिक्लेयर किया है उस तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर कंपनी को इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देना ही पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 9, अनपेड अनक्लेम इंटरिम डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। सो इस तरह से जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में, मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करती है, तो जो भी अनपेड अनक्लेम्ड इंटरिम डिविडेंड अमाउंट है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जब जिस तारीख को कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो उस तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर, मतलब क्या, जो 30 दिन ख़त्म होने से पहले विद इन 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 30 days ऑफ द डिक्लेरेशन। तो इस तरह से जो 30 दिन है वो ख़त्म होने से पहले 7 दिन के अंदर इस तरह का जो डिविडेंड, जो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड अमाउंट है वो इस तरह से अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, टोटल 30 + 7 37 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब जिस तारीख को कंपनी ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड उस तारीख से लेकर 37 डेज के अंदर कंपनी ने इस तरह का इंटरिम डिविडेंड अपने जो अनपेड है अनक्लेम है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, एक फीचर से। लास्ट फीचर से 10 नंबर, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years शुड बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोविडेंट प्रोटेक्शन फंड। तो इस तरह से दिया है क्या, जब सब अमाउंट देने के बाद जो अनपेड और अनक्लेम अमाउंट, जो इंटरिम डिविडेंड अमाउंट हो देने के बाद कुछ अमाउंट कंपनी के बैंक खाते में क्रेडिट रहती है या कलेक्ट रहती है, तो इस तरह का 7 साल तक जब इस तरह का अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कुछ अमाउंट अनपेड या अनक्लेम की इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट कंपनी के खाते में जमा रहता है 7 साल तक, तो कंपनी उस जो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड का इंटरिम डिविडेंड का जो अमाउंट है वो कंपनी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करती है। तो इस तरह से फीचर से इंटरिम डिविडेंड का हमने फीचर्स देखे, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप पढ़ाई करना इसका ये अगला हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है
इंटरेस्ट, इसके पहले हमने डिविडेंड के बारे में पढ़ाई की, अभी इंटरेस्ट के बारे में जो है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। इंटरेस्ट क्या है उसका मीनिंग देखेंगे। इन फाइनेंशियल टर्म्स इट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी फॉर ऑफ अनदर, बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम लेंडर। सो इस तरह से इंटरेस्ट का उसने शॉर्ट में मीनिंग दिया है। क्या एक फाइनेंशियल टर्म है, इट इज़ अ पेमेंट मोड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर, क्योंकि जब एक दूसरे के पास से पैसा लिया जाता है, एक बोरोवर रहता है, एक लेंडर रहता है। लेंडर हमेशा पैसा दूसरों को बोरो करता है, बोरो देता है, और जो एक पर्सन है जिसको पैसे की ज़रूरत है वो हमेशा कुछ पैसा बोरो, जो लेंडर है उसके पास से बोरो करता है। तो जो जितना पैसा कंपनी ने बोरो किया है दूसरे के पास से, जितना कर्जा लिया है, उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जितना समय कंपनी वो पैसा यूज करेगा लेंडर का, उतने समय के लिए कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेंडर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बोरोवर जो पैसा कर्जा लेता है फ्रॉम द लेंडर के पास से, और कुछ समय के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट फिक्स हुआ है, डिसाइड हुआ है, वो सब प्रिंसिपल अमाउंट के साथ लेंडर को देना पड़ता है। तो इस तरह से बोरोवर और लेंडर। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी। सो इस तरह से इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मनी से देना पड़ता है फॉर द बोरोवर। सो जो बोरोवर जो पैसा बोरो करता है उसको इंटरेस्ट कॉस्ट में देना पड़ता है, पैसे में देना पड़ता है। एंड इट इज़ द इनकम फ्रॉम द लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। सो इस तरह से ये जो बोरोवर है, जो पैसा कर्जा लेता है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो उनका खर्चा है। लेकिन जो लेंडर है, जो पैसा लेंड करता है, जो पैसा देता है कंपनी को, वो क्रेडिटर से, तो उनका ये इनकम है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया है कंपनी को जितना समय के लिए, तो उसके ऊपर कंपनी उनको इंटरेस्ट देगी, तो उनका इनकम है। लेकिन कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी ऑन बोरोड अमाउंट, वो का कंपनी का एक्सपेंडिचर है, कंपनी का खर्चा है। और जो पैसा कंपनी को देता है जो लेंडर है, जो क्रेडिटर्स है, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा उनके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो उनका इनकम है। तो इस तरह से इंटरेस्ट हमेशा जो कंपनी कर्जा लेती है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके हम फीचर्स देख रहे हैं। इंटरेस्ट के कौन से फीचर्स है। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर बाय द कैपिटल। सो कंपनी कुछ जो लेंडर्स है, जो क्रेडिटर्स है, उनके पास से कुछ पैसा बोरो करती है प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, और वो समय के बाद कंपनी को वो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ अपने जो लेंडर्स है, जो क्रेडिटर्स है, उनको फिर से रिफंड करने पड़ते हैं। तो इस तरह से कंपनी अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए इस तरह से बोरो करती है मनी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। ये पहला फीचर्स है। सेकेंड है, इट इज़ अ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या, इंटरेस्ट का संबंध सीधा रिस्क है, क्योंकि जो लेंडर है वो रिस्क लेता है। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा कंपनी में, वो जितना ज़्यादा पैसा देगा उतना ज़्यादा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो भी जो लेंडर है उनका सीधा संबंध या इंटरेस्ट का सीधा संबंध रिस्क का रहता है। जितना हाई रिस्क रहेगा उतना हाई रिस्क का ज़्यादा हाई इंटरेस्ट मिलेगा लेंडर को या क्रेडिटर्स को। एक फीचर से थर्ड नंबर का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब लेंडर या क्रेडिटर्स कंपनी को पैसा बोरो करता है, क्या बोरो देता है, तो इस तरह से शुरू में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है। फिक्स परसेंटेज से कंपनी जो लेंडर से, जो क्रेडिटर से, उनको इंटरेस्ट पे करती है उनके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो एक फीचर से 4 नंबर का फीचर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोवर्स, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वेरियस जो फैक्टर उसके ऊपर डिसाइड करता है, उसके ऊपर जो डिटरमाइन होता है, फिक्स होता है। तो कौन से फैक्टर से, क्या मनी सप्लाई का कंपनी को कितना मनी सप्लाई हुआ है, जो क्रेडिटर से, लेंडर से कितना सप्लाई किया है, फिजिकल पॉलिसी क्या है कंपनी की, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग कंपनी कितना पैसा बोरो किया है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मार्केट में क्या है। तो ये जो फैक्टर्स है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। 4 नंबर का फीचर से। नेक्स्ट नंबर का फीचर है
5 नंबर का सेकेंड लास्ट है, इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट इंटरेस्ट शुड बी पेड। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है अपने क्रेडिटर्स को, अपने लेंडर को। लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, कंपनी को लॉस होता है, तो वही टाइम भी कंपनी को जो पैसा कंपनी ने बोरो किया है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस में हो कंपनी, लेकिन कंपनी को जो पैसा बोरो किया है बाहर से उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को, अपने लेंडर्स को। तो एक फीचर्स और लास्ट फीचर्स है, इट इज़ पेएबल एट अ फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। इसके पहले भी हमने बोला है कि इंटरेस्ट है फिक्स रेट से और उसका जो रेट्स है वो प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से ही डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट है फिक्स रेट से दिया जाता है और इसका रेट पहले से ही डिसाइड किया जाता है। सो जो कंपनी पैसा बोरो करती है उसके ऊपर कंपनी को अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जितना कंपनी ने बोरोइंग मनी, जितना टाइम के लिए कंपनी ने यूज़ किया है वो टाइम के हिसाब से कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट जितना बोरो किया है उसके हिसाब से कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट अपने क्रेडिटर्स को, अपने लेंडर्स को देना पड़ता है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट इफ इट हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर। तो इस तरह से कंपनी को अपने क्रेडिटर्स जो है, जो डिबेंचर होल्डर से, बॉन्ड होल्डर से, डिपॉजिटर, इनके पास से कंपनी ने कर्जा लिया है, पैसा बोरो किया है, तो जो पैसा कंपनी ने इन क्रेडिटर्स के पास से बोरो किया है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी का जो कर्जा लिया हुआ पैसा रहता है और बोरो किया हुआ पैसा रहता है और वो एक दिन कंपनी को मैच्योरिटी ख़त्म होने के बाद वो जो जितना पैसा कंपनी ने बाहर से बोरो किया है क्रेडिटर के पास से, वो पैसा कंपनी को आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद वो रिटर्न करना पड़ता है विद द इंटरेस्ट। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया। पहले हमने डिविडेंड के बारे में स्टडी किया, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, फीचर्स देखे, लीगल प्रोविजन देखा। बाद में हम इंटरिम डिविडेंड के बारे में स्टडी किया। अभी हमने इंटरेस्ट और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया। अगला हेडिंग है डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो आपको होमवर्क बुक में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बराबर लिखना, शॉर्ट में लिखने का है। देन और उसके बाद में जो हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, शॉर्ट में लिखना है होमवर्क के बुक में आपको। और इसके नीचे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और थ्योरी क्वेश्चन है वो भी आपको होमवर्क बुक में पूरे के पूरे जितने हैं उतने लिखने हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमें बोलना, जो भी आपकी प्रॉब्लम से हम सॉल्व करेंगे। तो इधर ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया है 10 नंबर का। अगले लेक्चर में हम जो हमारा अगला लेसन है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।